नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। तो आज हम करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। दोस्तों, टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय, यानी कि काल। और समय को हम कितने भागों में बांटते हैं? समय को हम जनरली 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट, मतलब वर्तमान, जो कि अभी चल रहा है। पास्ट, जो कि बीत गया। और फ्यूचर, जो कि आने वाला है, यानी कि भविष्य। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य, भविष्य भविष्य जो कि आने वाला। इन 3 भागों में हम समय को बांटते हैं या फिर काल को विभाजित करते हैं। टेंस, क्या जरूरत पड़ गई टेंस की कि क्यों ये बनाए गए? जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया। हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस को किस काल में कहा गया, या फिर उस सेंटेंस को बोलने के पीछे क्या मोटिव, किस समय में बोला गया वो टेंस, या फिर जो वो काम है किस टाइम में वो किया गया, तो उसको बताने के लिए टेंस बहुत जरूरी होता है। तो टेंस के रूल्स हमारे अलग अलग है, वो हमारे अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, जिसमें कि सबसे पहला इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे 4 टाइप है। इसी तरह पास्ट के भी 4 टाइप है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के भी इसी तरीके से, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे हम पहले हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में सबसे पहला है इंडेफिनेट। जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य, वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य या फिर ऐसा कुछ जो कार्य है जो इंडेफिनेट हो, जो अधूरा हो, जो पूरा ना हो, इस तरीके के वाक्य। इस तरीके के वाक्य जो मेनली है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वो खत्म होते हैं ता है, ती है, ते हैं, इन शब्दों से। जैसे मोहन घर जाता है, हम पत्र पढ़ते हैं। अब ये बात हो गई हिंदी की, कि हिंदी में हमारा जो वाक्य है अगर वो इस तरीके से हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? वाक्यों के अंत में जो ये शब्द है इनसे पहचानेंगे। इसमें कि हमारे पास मुख्य ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के वाक्य होते हैं। अब प्रेजेंट आपने समझना है, तो प्रेजेंट का जो हमेशा जो वाक्य है वो ह से खत्म होगा, यानी कि है है या फिर हैं से खत्म होगा। तो ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आता है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ये बात हो गई हिंदी कि हिंदी में आप उन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। हिंदी में हम ता है, ती है, ते हैं वाक्यों के अंत में ये देखेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में हो तो कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में हो तो मैंने आपको सेंटेंस में चीजें बताई है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतनी चीजें बताई है। तो उन्हीं में से आपको पहचानना पड़ेगा कि वो टेंस किस टेंस से है। जैसे इसमें अगर वर्ब की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बी1, या फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब।
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कभी कभार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैंने कहा राम गोज टू स्कूल। गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ईएस का प्रयोग हुआ, राम गोज टू स्कूल। अब आप ये बात ध्यान में रखिए कि नाउन में हमने पढ़ा था एस और ईएस जब नाउन के साथ लगता था तो वो प्लूरल बन जाता था, लेकिन टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है तो वो क्रिया हमेशा सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के साथ प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंस हम इस तरीके से लिखते हैं। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अगर हमें अगर यही चीज जो है नेगेटिव में लिखनी पड़े तो फिर कैसे लिखेंगे? उससे पहले हम ये जान लेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कहाँ आएगा, कैसे आएगा। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको प्रोनाउन बताए हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। वो हमारे पास 3 पर्सन में जनरली डिवाइड होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई वी, ठीक है। सेकंड हो गया हमारे पास यू और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर दे। ये हमारे 3 पर्सन हो गए। अब मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग कब होगा जी, जब सब्जेक्ट हमारे पास, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, कर्ता, किसी कार्य को करने वाला। जब सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट या फिर किसी का नेम आए, ये सब्जेक्ट, ये चीज आए, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेज है तो वो प्लूरल है। जी नहीं, एस और ई एस नाउन के साथ लगेगा तो वो प्लूरल है, वर्ब के साथ लग गया तो वो सिंगुलर है। ये बात याद रख लीजिए। नाउन के साथ लग गया तो प्लूरल है, वर्ब के साथ लग गया तो सिंगुलर है। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कार्य किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आ गया। अब हम इन सेंटेंसेस को लिखते कैसे हैं? सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कभी कभार उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग भी किया जाता है। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने लिखा मोहन राइट्स, क्या लिखता है किसे पता, इसीलिए इस टेंस को इंडेफिनिट कहा जाता है। मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, पता नहीं कि क्या लिखता है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लिखते हैं। अब मैंने बात की थी नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास, नेगेटिव का मतलब होता है जहां पर नकारात्मक बात की गई हो, जहां पर ना वाली बात की गई हो। तो जैसे वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। नहीं मतलब नेगेशन शो कर रहा है कि यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है।
इसमें हमारे पास एक आएगा डू के साथ नॉट या फिर डज के साथ नॉट। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कि डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा। पहले तो सिंपल भाषा में बता दूं कि जहां भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लग रहा था, कहाँ लग रहा था, ही शी इट और सिर्फ नेम के साथ, दे के साथ नहीं, ही शी इट और नेम के साथ जब भी हमारे पास सब्जेक्ट में प्रयोग हो रहे थे तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आ रहा था। तो जहां हमारे पास एस और एस आएगा वहां हमारे पास डज नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये रही एक बात। अब दूसरी बात, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक दो दो अल्फाबेट्स, एक दो तीन चार अल्फाबेट। अब इसको उल्टे के तरफ आप इसको रिलेट कीजिए। कैसे? जहां पर कम है वो आएगा ज्यादा के साथ, प्लूरल के साथ, और जहां पे ज्यादा है वो आएगा सिंगुलर के साथ। एक तरीका ये भी है इसको याद रखने का। अब बात कर लेते हैं वह नहीं दौड़ता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया। जब भी ही शी इट और नेम किसी का नाम सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव है तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या आएगा इसके साथ, एस और एस आ गया। ही डज नॉट रन। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इसकी बात करें फॉर्मेशन की, एक तरीके से अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो कैसे लिखते हैं हम इसको, तो सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डू या फिर डज के साथ नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। मेनली हमारे पास तीन ही तरह के सेंटेंस जो है हम यूज करते हैं टेंसेस में। एक तो आपका अफर्मेटिव हो गया, हाँ वाले या फिर साधारण वाक्य, जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। दूसरा नेगेटिव हो गया, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं। और तीसरे हमारे पास इंटेरोगेटिव हो गए, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर किसी से क्या है, किसी तरह का वाद विवाद करते हैं, तो वो हमारे पास इंटेरोगेटिव में आता है। तो अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, वो कैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मैं खाना खाता हूँ, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आता है उसमें। या फिर क्या वह नहाती है। मैंने आपको सेंटेंस वाले चैप्टर में बताया था, जो क्वेश्चन वाले हमारे वाक्य हैं, प्रश्नवाचक जो हमारे पास वाक्य है, वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक है WH फैमिली, और दूसरा है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के जगह पर यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो डू और डज है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये दो आपको उदाहरण दिया, क्या मैं खाना खाता हूँ, तो मैंने बताया डू आई ईट फूड। मैंने आपको बताया एस और एस का प्रयोग सिर्फ ही शी इट और नेम किसी का नाम है, जब वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा। जैसे दूसरा उदाहरण है, तो इसमें आएगा डज शी, नहाती, यानी कि वो कोई लड़की है या फिर वो स्त्रीलिंग है, क्या वह नहाती है, डज शी बाथ। अब हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि एस और एस हमने डू के साथ लगाकर यहाँ पर कर लिया है, तभी तो ये डज बना, डू प्लस ES, डज। डू तो हमारे पास वैसे भी वर्ब है, वर्ब है,
कई बार मेन वर्ब की तरह कार्य करती है, कई बार हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती है, जिन्हें कि हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में 3 जो सेंटेंस है वो हम कैसे लिखते हैं। तो देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले आएगा इसमें डू या फिर डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये थे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट जो कि हमने सीखा। देख लेते हैं एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट की। वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है। मैंने आपको बताया जब भी सब्जेक्ट हमारे पास ही शी इट और कोई नाम हो किसी का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर किया। ही रीड्स बुक। तुम खेलते हो। यू प्ले। सुमित पेड़ काटता है। सुमित कट्स ट्री। अब हमने कट के साथ एस लगाया क्योंकि सुमित जो है किसी का नाम है। क्या मैं पत्र लिखता हूं? डू आई राइट अ लेटर? हम नहीं नाचते हैं। वी डू नॉट डांस। वे गाना गाते हैं। दे सिंग सॉन्ग। हम नहीं रोते हैं। वी डू नॉट क्राई या फिर वी डू नॉट वीप। क्या पशु चरते हैं? डू द एनिमल्स ग्रेज। इस तरीके से जो है हमारी एक्सरसाइज है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसकी एक एक्सरसाइज। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट में तीनों सेंटेंस के बारे में कि हम कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एग्जाम में आप इनको ट्रांसलेट करना आसानी से सीख जाएंगे, और यही आपकी इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना है। बस इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वर्ब पढ़नी होगी। वर्ब 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी होगी। तीनों फॉर्म में वर्ब किस तरीके से बनती है, जैसे रीड, रेड रेड, प्ले प्लेड प्लेड, कट कट कट, राइट रॉट रिटन। 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक बढ़े। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तब तक आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।